एक वक्त था जब लगभग पूरे भारत पे मौर्य साम्राज्य का झंडा लहराता था। चंद्रगुप्त से लेकर अशोक महान तक ये साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चलिए आज समझते हैं कि कैसे मौर्य साम्राज्य का सूरज डूबा और कैसे उसी की राख से शुंग साम्राज्य का उदय हुआ। तो मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतना विशाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य अचानक से ढह कैसे गया। ये सवाल भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और इसका जवाब हमें एक बिल्कुल नए युग की दहलीज पर ले जाता है। मौर्य साम्राज्य, वो साम्राज्य जिसने भारत को पहली बार एक राजनीतिक पहचान दी। अशोक महान के बाद अपनी पकड़ धीरे धीरे खोने लगा था। जो साम्राज्य कभी अपनी ताकत और अपनी व्यवस्था के लिए जाना जाता था, वो अब मानो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। अब देखिए, इस गिरावट के पीछे कोई एक कारण नहीं था। पहली बात, अशोक के बाद जो शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। नतीजा, साम्राज्य के भीतर ही लड़ाइयां और संघर्ष बढ़ने लगे। और सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी अब लड़खड़ाने लगा था। इन सब ने मिलकर उस महान साम्राज्य की जड़ों को बिल्कुल खोखला कर दिया। और इतिहास गवाह है, जब भी सत्ता कमजोर पड़ती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई न कोई आगे जरूर आता है। और इस कहानी में वो किरदार था एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सेनापति। सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये बदलाव किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। ये बदलाव लाने वाला पुष्यमित्र शुंग, मौर्य सेना का ही कमांडर इन चीफ था। जी हां, वही शख्स जिसके कंधों पर साम्राज्य की रक्षा का भार था। और फिर इतिहास का वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दी और खुद को नया शासक घोषित कर दिया। बस यहीं पर मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग वंश की नींव रखी गई। लेकिन देखिए, सिर्फ सिंहासन पर कब्जा कर लेना ही तो काफी नहीं होता। पुष्यमित्र के सामने एक बिखरे हुए, टूटते हुए साम्राज्य को फिर से जोड़ने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? पुष्यमित्र ने सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने पूरे प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से ऑर्गेनाइज किया, अपनी सेना को बहुत शक्तिशाली बनाया। और शायद सबसे जरूरी काम जो उन्होंने किया वो था नॉर्थ इंडिया को इंडो ग्रीक हमलों से बचाना। इस तरह मौर्यों के पतन के बाद जो अस्थिरता आई थी उसे खत्म करके उन्होंने देश में दोबारा स्टेबिलिटी कायम की। लेकिन ये बदलाव सिर्फ सियासी नहीं था। जब सत्ता बदलती है तो उसका असर समाज की संस्कृति और धर्म पर भी बहुत गहरा पड़ता है, और शुंग काल में भी यही हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। जहाँ मौर्य काल में, खासकर सम्राट अशोक के समय, बौद्ध धर्म को जबरदस्त बढ़ावा मिला, वहीं शुंग काल में पासा पलट गया। अब वैदिक परंपराओं और ब्राह्मण वाली रीति रिवाजों का जोर फिर से बढ़ने लगा। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक सिंपल रिवर्सल की तरह देखना भी ठीक नहीं होगा। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दौर था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मशहूर सांची स्तूप। सांची स्तूप का विस्तार इसी शुंग काल में हुआ। ये दिखाता है कि अलग अलग परंपराएं और कलाएं एक साथ आगे बढ़ रही थीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारतीय इतिहास के लिए मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक राजवंश के अंत और दूसरे की शुरुआत की कहानी थी? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। पुष्यमित्र शुंग ने करीब 36 साल तक राज किया। जरा सोचिए, एक ऐसे समय में जब पूरा साम्राज्य बिखर रहा था, इतने लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसी स्थिरता ने भारत को एक नए युग में जाने का रास्ता दिया। और इसीलिए मौर्य से शुंग काल के इस बदलाव को इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट यानी एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक महान साम्राज्य के गिरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। इतिहास रुकता नहीं है, बल्कि नई ताकतें उभरती हैं और समाज को एक नई दिशा देती हैं। और ये हमें इस एक आखिरी सोच पर लाकर छोड़ता है कि जब एक साम्राज्य गिरता है तो इतिहास रुकता नहीं, वो एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। पुष्यमित्र शुंग की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि इतिहास में हर अंत असल में एक नई शुरुआत